हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आज के हमारे शो का विषय रहेगा पॉपुलेशन कंट्रोल, एनवायरनमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मनु गौड़, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत, टैक्सएप, एंड वी हैव विद अस स्पिरिचुअल मेंटोर एंड लाइफस्टाइल कोच अमित शंडेलिया, जो आरोग्यम ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं शोना गोंजाल्वेज, हु इज अ सिंगर एंड सोशल एक्टिविस्ट। आई वेलकम यू ऑल टू स्पिरिचुअल लाइफ। तो मनु जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आप एक संस्था से जुड़े हो जिसका नाम है टैक्स पेयर्स एसोसिएशन भारत। हम सब जानना चाहते हैं कि क्या करती है ये संस्था। देखिए, टैक्स पेयर के पैसे से ये देश चलता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से लेकर आज तक टैक्स पेयर इस देश को चलाने के लिए, इस देश की प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए और इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए टैक्सेस देता आया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या उसके टैक्स के पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है? शायद नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कि अगर हम देखेंगे कि आज़ादी के समय हमारे देश में जितनी भी समस्याएं थी, चाहे वो बेरोजगारी की हो, भुखमरी की हो, गरीबी की हो, प्रदूषण की हो, आप किसी भी समस्या का नाम लीजिए, तो जो समस्या कम होनी चाहिए थी आज़ादी के 75 साल में, उसमें से कोई भी समस्या कम नहीं हुई है, कोई भी समस्या ख़त्म नहीं हुई है, हर समस्या बढ़ी है। तो इसका मतलब टैक्स पेयर के पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत, जिसमें टैक्स पेयर्स के पैसे के प्रति अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए। और साथ में हम लोगों ने ये भी विचार किया कि ये भी देखना चाहिए हमें कि क्यों हमारे देश की समस्याएं कम नहीं हुई हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी देश में हर फील्ड में डिमांड्स का बढ़ना। हमारे देश में हर साल आबादी निरंतर इतनी बढ़ती चली जा रही है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट, टैक्स पेयर जितना भी टैक्स देता है, जितना भी पैसा देता है, वो सारी चीज़ें इस बढ़ती हुई आबादी के सामने बड़ी कम पड़ती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्राइम मोटिव हैं वो वेलफेयर ऑफ टैक्स पेयर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, सेफ्टी एंड रिवाइवल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हम लोगों के प्राइम ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जिस पर हम लोग पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। 16 अगस्त 2016 को इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया और उसके बाद से लेकर आज तक अलग अलग डिफरेंट फील्ड की सेलिब्रिटीज़ जो मेजर टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हों, या एक्स आर्मी चीफ, डिफेंस की पर्सनल्स हों, तो अलग अलग डिफरेंट फील्ड के लोग इससे जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव जो है वो इस देश की बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए हमारे देश में, तो उसके ऊपर हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। और हम लोग साथ में लॉ मेकर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि जिससे कि एक इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी इस देश में बने। मनु जी, आप टैक्स ऐप के वेबसाइट के जरिए एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं लोगों से 2 चाइल्ड नॉर्म पर प्लेज लेने के लिए, जो आगे चलकर पॉपुलेशन लॉ में परिवर्तित होगी। 2 साल पहले जब सदगुरु ने रैली फॉर रिवर्स की सिग्नेचर कैंपेन चलाई थी, उस समय उनके वेबसाइट पर रिवर रिवाइटलाइजेशन की पूरी ड्राफ्ट पॉलिसी मौजूद थी, जो रैली की समाप्ति पर सदगुरु ने हमारे देश के प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को सबमिट किया था। लेकिन आपके टैक्स ऐप के वेबसाइट में पॉपुलेशन लॉ को लेकर कोई भी ड्राफ्ट पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो किस आधार पर आम जनता आपके पॉपुलेशन लॉ के सिग्नेचर कैंपेन से जुड़ेगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सदगुरु जी जो हैं वो सबके आदरणीय हैं। मैं 2 चीज़ें कहूँगा कि उन्होंने रैली फॉर रिवर्स की और एक ड्राफ्ट पॉलिसी उन्होंने जाके गवर्नमेंट को भी दी। लेकिन सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये है कि इस लॉकडाउन हज़ारों करोड़ रुपया हम लोग नदियों के रिवाइवल के लिए खर्च कर रहे हैं, नदियों को सरवाइव कराने के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन नेचर ने पिछले 1.5 महीने में अपने आप सारी नदियों को साफ कर लिया है, अपने आप सारी चीज़ों को हील कर लिया है। ठीक है, तो नेचर को किसी की आवश्यकता नहीं है।
हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी क्यों नहीं है कोई, उसका एक रीज़न है। देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ लोकपाल लाने का। उस लोकपाल के लाने के लिए इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, गवर्नमेंट्स गिर गई, नई सरकारें आ गई, नई पार्टियों का जन्म हो गया, लेकिन क्या आज तक लोकपाल बन पाया? नहीं बन पाया। क्योंकि लॉ मेकर्स, आप कुछ भी उन्हें ड्राफ्ट करके दीजिए, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव हमारा है कि लॉ मेकर्स के बीच में इस चीज की चर्चा हो। तो हम लोगों ने अध्ययन करके एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट ड्राफ्ट किया कि जो व्यक्ति बच्चों को जन्म देने जा रहा है, उन बच्चों के सर्वाइवल के लिए, उन बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो लॉ मेकर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो उन लोगों से बात करी, विभिन्न समय समय पर हमारी चर्चा हुई, और 2018 में 125 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सपोर्ट से हमने एक प्राइवेट मेंबर बिल, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट, डॉक्टर संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा हमने फाइल कराया लोकसभा, तो जिससे कि उस पर वहां चर्चा हो। हम कोई भी पॉलिसी ड्राफ्ट करें, हम नहीं चाहते कि हमारे पास हम नहीं बता रहे कि हमारे पास कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन है। हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पे चर्चा हो, और चर्चा होकर जो कंसेंसस बने, जो सबके विचारों का उसमें समावेश हो, और जिससे एक अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए। हमने अपनी ओपिनियन रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट के माध्यम से लोकसभा में दर्ज करा चुके हैं। अमित जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें चल रही है, और इस कोरोना क्राइसिस में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र। उसकी आबादी लगभग 12 करोड़ है, और दुनिया में जो आज की तारीख में सबसे अफेक्टेड देश माना जाता है वो है इटली, और इटली की लगभग आबादी है 6 करोड़, जो हमारे सिर्फ महाराष्ट्र की लगभग आधी है। तो और अगर उसकी जो केसेस है इटली के, वो पूरी इंडिया से कहीं ज़्यादा है, तो क्या इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड, जो कि इटली का नेबर है, उन्होंने इसी वजह से मैटरहॉर्न माउंटेन में इंडिया का जो फ्लैग था उसको रोशन किया था, कि एक रे ऑफ होप हो दुनिया के लिए, कि इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इन्होंने कंट्रोल कर पाए हैं? सबसे पहले तो मैं मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारे शो पे आए। दूसरा, 2016 में जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, ये आज बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, और ये मैं खुद इसका साक्षी हूँ कि इतने सारे लोकसभा मेंबर्स ने समर्थन किया, और ये एक कहते हैं ग्रास रूट से जुड़ के काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग तो जो जानते नहीं थे, वो इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि नहीं, हमें इस मूवमेंट में जुड़ना है। दूसरी बात, जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न एक्चुअल में इटली में हुआ क्या? इटली में जो पहला केस आया वो आया फेब में, ओके। फरवरी में जब केस आया इटली के अंदर, तो इटली लोम्बार्डी के अंदर उनके जो प्रांत है वहाँ पे ये केस आया, और वहाँ से उन्होंने एक प्रैक्टिस उनकी चल रही थी, मतलब जो उनकी रिसर्च कह रही है कि लोम्बार्डी में जो पहला केस आया फरवरी के अलावा पहले भी आया, क्योंकि उनके पास बहुत सारी संख्या में इन्फ्लुएंजा के केसेस आ रहे थे ऑलरेडी। वो उन केसेस को इन्फ्लुएंजा समझ के ट्रीट कर रहे थे, ना कि कोरोना वायरस, ठीक है। उनके यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद उनके यहाँ एक पहली मौत होती है, उसके बाद भी उनके यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं हुआ इटली के अंदर। दूसरी बात, इटली का जो जापान के बाद दूसरा देश है इटली, जहाँ बुज़ुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा विश्व में जापान में बुज़ुर्गों की संख्या है, दूसरी इटली में है, और जो डेथ्स इटली के अंदर हुई हैं वो 92% बुज़ुर्गों की हुई हैं, और 80% कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड बुज़ुर्ग हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इटली इस पूरे प्रोसेस में इन्फ्लुएंजा और नॉर्मल फ्लूज को समझ के ट्रीट करता रहा, और वहाँ के बुज़ुर्ग इन्फेक्टेड होते रहे। आज भी इटली की जो स्थिति है, अभी पीछे स्विट्ज़रलैंड, अभी आप स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं, उन्होंने हमारा तिरंगा अपने माउंट पे दिया। वो उन्होंने इसलिए दिया कि उन्होंने देखा कि भारत के अंदर इतनी घनी आबादी होने के बावजूद
वहाँ का पूरा देश एक साथ मिलके चल रहा है। उसको धन्यवाद करते हुए उन्होंने हमें ये सम्मान दिया। और वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भावना है, हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि भारत नहीं पूरे विश्व एक साथ मिलके चल रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री का उस पर ऑफिशियल रिट्वीट है, उस पर ट्वीट किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। तो इटली की जो समस्या है, स्विट्जरलैंड ने खुद इटली को ये माना है कि विश्व के अंदर जो यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन देशों में जो 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, उनमें 24 शहर इटली में हैं। ये स्विट्जरलैंड की एजेंसीज कहती हैं। कोरोना वायरस में प्रदूषण का जो लेवल है, उस जो पॉल्यूटेड एयर है, उस एयर की वजह से सांस लेने में जब दिक्कत होती है, वो संक्रमण और तेज़ी से बढ़ता है। महाराष्ट्र की जो आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में पहला केस मार्च में आया और मार्च में केस आने के बाद उन्होंने और 23 मार्च को ही हमने लॉकडाउन कर दिया। जबकि महाराष्ट्र बहुत बड़ी घनी आबादी है, मुंबई सबसे ज़्यादा सघन एरिया है, जहां मनु जी का, देखिए मनु जी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, यही बातें तो समझने की हैं। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते मुंबई में, तो इतनी बड़ी घनी आबादी बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड होती, क्योंकि सघन क्षेत्रफल कम है, पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है। पहला केस पूना में आया, पूना से पूरा मुंबई इन्फेक्टेड होता चला गया। लेकिन जो हमारा लॉकडाउन प्रोसेस था, उसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन था, मनु जी की जो बात है कि प्रकृति ने स्वयं को रिवाइव कर लिया, एयर पॉल्यूशन का जो उनका लेवल था, वो हमारी एयर 80% ठीक हो गई उस लॉकडाउन से। दूसरा, फिर आप इटली पे आइए, इटली ने 15 अप्रैल को कंप्लीट लॉकडाउन किया है। अभी 15 अप्रैल को इटली ने कहा कि भाई 15 अप्रैल को इटली ने एक सर्कुलर जारी किया कि वॉक्स नहीं करेंगे आप, वर्जिश नहीं करेंगे आप, अपने कुत्ते को नहीं घुमाएंगे। ये बहुत सारी बातें उन्होंने कहा इटली ने। हमने ये लॉकडाउन प्रोसेस जो किया है, इसकी वजह से हम बचे हैं, वरना हमारी इतनी घनी आबादी है, महाराष्ट्र की इतनी घनी आबादी है कि महाराष्ट्र इटली से 100 गुना ज़्यादा केसेस कंटेन कर सकता था। लेकिन लॉकडाउन प्रोसेस की वजह से और जो पर्यावरण में सुधार हुआ उस लॉकडाउन में, और जिस प्रकार से लोग नहीं निकले घर में, लोगों ने समर्थन किया माननीय प्रधानमंत्री की अपील को, इसलिए महाराष्ट्र में हम इन चीज़ों को बचा पाए। लेकिन भविष्य में सोचना पड़ेगा, भविष्य में मनु जी जैसे लोगों के साथ हमें कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब ये समस्या आएगी तो ये आज हम सजग रहे, इसलिए हमने महाराष्ट्र और इटली का आप कंपैरिजन कर रहे हैं। उसी सम्मान में हमें स्विट्जरलैंड ने सम्मान दिया, लेकिन भविष्य में ये हो सकता है कि हम समय से ना कर पाए, तो घनी आबादी के कारण हम बीट हो जाएं। अमित जी, हमें चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल करनी हो या कोरोना वायरस क्राइसिस को कंट्रोल, सभी स्थितियों में एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। हमारे स्क्रिप्चर्स में सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन राम राज्य को माना गया है, तो क्या हमारी समस्याओं का समाधान राम राज्य है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राम राज्य का तात्पर्य जो अलग अलग विचारधाराएं हैं अलग समझती हैं, लेकिन राम राज्य का जो वर्णन है राम राज्य में, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से प्रकृति के लिए भगवान श्री राम ने, और या युग पुरुष या आप कहिए उस युग के जो ईश्वर थे, उन्होंने संकल्पित हुए थे। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि फूल पत्तियां, उन्होंने अपने दोहों में वर्णन किया है कि सब एक साथ रहने के लिए हम स्वतंत्र हैं और हमें प्रकृति का सीमित दोहन करना है। प्रकृति का रामराज का जो थीम है, हम राम को केवल ईश्वर के रूप में देख रहे हैं, हम राम को उस व्यक्ति के, उस महापुरुष के रूप में भी देखना चाहिए। वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि हर प्रतिमाह वो प्रकृति के साथ समय बिताते थे, वृक्षारोपण करते थे। उस जमाने में भी, आप जब रामायण में जाएंगे, उस जमाने में भी जो उनके जो कारखाने होते थे, जो उस जमाने में चीज़ें बनती थी, वो शहर से बाहर होती थी और प्रकृति का लगातार वो विस्तार करते रहते थे। आज तो प्रकृति का दोहन, बहुत ज़्यादा दोहन हो चुका है। हमें बहुत देखिए, यदि हम सीमित प्रकृति का, रामराज की परिकल्पना ही प्रकृति से शुरू होती है। रामराज की परिकल्पना में प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुलसीदास उसमें अपने 100 कुछ दोहों से वर्णन कर चुके हैं। तो रामराज की परिकल्पना करनी है तो आपको प्रकृति को बचाना पड़ेगा, आपको प्रकृति का दोहन सीमित करना पड़ेगा। सीमित दोहन आपके सुंदर भविष्य की गारंटी होगा, बिल्कुल होगा, और यही राज्य की अवधारणा भी है। हमारे देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो कि इस विषय से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि भारत में जब लोग कोरोना वायरस टेस्टिंग की बात करते हैं तो वे पूरे जनसंख्या को आधार मानते हैं, जो कि बहुत अधिक है।
लेकिन हम असल में जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां कोरोना वायरस की टेस्टिंग जरूरी है और इन जोन्स की जनसंख्या को आधार मानते हैं। टेस्टिंग हमेशा फोकस्ड और इंटेलिजेंट होनी चाहिए। मनु जी, इस बात को सुनकर समझ आता है कि एक समस्या का हल तो हमारे देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने निकाल लिया है, लेकिन इतनी ज्यादा आबादी वाले देश में व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस? और ये कोरोना वायरस की बीमारी फिर से फैल सकती है, इस बात का फोबिया तो लोगों में रहेगा। सो हाउ डू यू असेस द सिचुएशन? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस लॉकडाउन की वजह से भारत बचा नहीं। भारत जो कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के वजह से जो कि बर्बादी की तरफ तेज रफ्तार से जो गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी वो अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हमने सिर्फ कोरोना वायरस के ग्रोथ को कम किया है। हम और जो चीज़ कही जा रही है कि हम टेस्टिंग्स को लेकर कि हम आइडेंटिफाई करते हैं तब टेस्टिंग्स करते हैं, सबसे मेन चीज़ आईसीएमआर को, डब्ल्यूएचओ के रिजल्ट को देखें। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्टार्ट किया रैंडम टेस्टिंग इन न्यूयॉर्क और उन्होंने सबसे पहले वो एक थ्योरी लेकर आए कि इसमें 70% पेशेंट साइलेंट कैरियर्स हैं जिनके अंदर किसी भी तरह का सिम्टम नहीं आता और वो लोग उनकी इम्यूनिटी बॉडी की इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने आप को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो एक कैरियर के तौर पे रहते हैं और उसे स्प्रेड आउट करेंगे। तो वही चीज़ बाद में निकल कर आई आईसीएमआर में। पहले कहा जाता रहा कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये आदमी से आदमी में पहुंचता है। जो जानवर से आदमी में इन्फेक्शन आ सकता है वो इंसान से जानवर में क्यों नहीं जा सकता? जब हांगकांग में एक पोमेलियन डॉग की डेथ हुई, वहाँ के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने जब सबसे पहले बताया कि एक कोरोना सर्वाइवर था, उसके जो पेट को ये कोरोना वायरस हुआ और उसकी डेथ हुई। फिर यूएस में टाइगर को हुआ, वो आपने देखा। तो इसके बारे में सारी थ्योरीज, ये कितने भी आकलन करते रहे, ये सारी चीज़ें गलत हैं। हमारे कोरोना वायरस का पीक जो डॉक्टर गुलेरिया ने, एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कल कि वो जुलाई में आना है। ये जुलाई में नहीं आना सर, ये लगातार पीक बढ़ता रहना है। क्यों बढ़ता रहना है? हमारे सबसे मेन चीज़ क्या है कि अब हम लोगों को ये मान लेना चाहिए और आदत हमें अपनी डाल लेनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, सैनिटाइजर की। ये अब हमारी लाइफ का पार्ट है, ये इंसान की लाइफ का पार्ट है। इससे आप कब बच सकते हैं? इससे सिर्फ वो लोग बच सकते हैं जिनकी या तो खुद की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो कि साइलेंट कैरियर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो 70% है अकॉर्डिंग टू यूएसए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईसीएमआर वो 80% है। तो हमारे देश की 20% पॉपुलेशन जो है वो एक घेरे में है, ठीक है, डर के घेरे में है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत रिसर्च चल रही है, वैक्सीन आ जाएगी तो सब लोग बच जाएंगे, ये ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न लगाया है कोरोना वायरस ने, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो। वैक्सीन अगर आ जाती है तो हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। अगर आज वैक्सीन आती है तो उसके 150 करोड़ वैक्सीन के प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा और उस 150 करोड़ लोगों आबादी को वैक्सीन इंजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। आपको ध्यान होगा हमें पोलियो इरेडिकेट करने के लिए दशकों लग गए थे। तो अब ये अपने मन को पूरी तरह से इंसान को समझा लेना चाहिए। अब आपको इसी के साथ जीना है। अभी रिसेंटली फ्लू का सीज़न आना है, अभी रिसेंटली डेंगू का, मलेरिया का सीज़न आना है और उस समय जिसको नॉर्मल फीवर भी होगा
उसके मन में कितना पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, आप ये सोचिए। तो मई जून जुलाई आगे आने वाला जितना भी समय है मुझे नहीं लगता कि ये प्रकृति अभी इंसान को कोई रिलीफ देने के मूड में है। बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी और अमित जी आज के इस एपिसोड में हिस्सा लेने के लिए। और अब मेरे को होस्ट शोना गुंजाल्विस, जो कि एक सिंगर भी है, इस सिचुएशन को गाकर एक्सप्रेस थैंक यू। मुझे लगता है कि आज हमारे देश को थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, और जो हम लोग डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि मैं ये गाना थोड़ा मोटिवेशनल करके आपको सुना दूँ। मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है जो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। मैं दो तीन लाइन गुनगुना देती हूँ उसका। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रास्तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीश जी, थैंक यू मनु जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच।